Hello बच्चों. So in the previous lecture we have discussed in the bacterial staining. Bacterial staining तक पढ़े थे. ठीक है. तो आज क्या है कि आप एक पेज जो आपका पहला फर्स्ट पेज होगा आज का, तो उस पर आपको क्या लिखना होगा, कुछ बैक्टीरियाज के नेम में बता रहा हूँ और उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड डिसीज भी आपको राइट करना है. बाकी उसके बैक्टीरिया के फर्दर यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट जो है वो हम आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो कुछ बैक्टीरियाज की जनरली बात कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले टीबी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज करता है. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है. ठीक. और उसके अलावा आए हम लोग का डाइसेंट्री कॉज करता है, साइजेला डाइसेंट्री. ठीक. तो जितने भी कॉमन होते हैं वही मैं बता रहा हूँ. डाइसेंट्री मीन्स लूज मोशन. ठीक है, पेचिस आना. फिर इसके अलावा इंटेस्टाइन में आओगे तो टाइफाइड, मतलब बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड के लिए. और टाइफाइड में जो ऑर्गन इफेक्टेड होता है वो क्या होता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. ठीक है. तो उसके लिए बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है, नाम है सैल्मोनेला टाइफी. वेरी गुड. ठीक. उसके अलावा ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं उनमें भी क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी कभी देखने को मिलता है और बच्चों में बहुत कॉमन होता है. जितने भी बेबीज होते हैं लेस देन 5 to 6 ईयर्स, ठीक है, उनमें बहुत कॉमन होता है मेनिंजाइटिस. ठीक है. तो मेनिंजाइटिस कॉज करता है बैक्टीरिया नीजेरिया मेनिंजाइटिस. नीजेरिया मेनिंजाइटिस. ठीक. तो ये कुछ बैक्टीरियाज के नेम थे और उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड डिसीजेस की बात. अब हम लोग अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में. ठीक. नंबर 1 बैक्टीरिया पढ़ेंगे, अब प्रोटोजोन पढ़ेंगे. ठीक है. और एक चीज आपको पता होगा, बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोटिक था. अब प्रोटोजोन जो होंगे ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक. ठीक है. अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैक्सिमम लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है वो जल्दी से समझ लेगा. देखो, दुनिया में जो सेल है उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरीके की सेल है. ठीक है. एक कहलाती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक. एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक. बात क्लियर हो रही है? तो अब पहले प्रोकैरियोटिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर यूकैरियोटिक डिस्कस कर लेते हैं. तो मान लेते हैं ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल होती है. बैक्टीरियल सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है. ये मान लेते हैं कोई एनिमल या प्लांट सेल कुछ भी मान लो. ठीक है. अभी हमें प्लांट और एनिमल में डिफरेंस नहीं देखना है, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक है. उनके सेल में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, जो सेल आपकी सेल वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे. तो अभी बस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझने की कोशिश करें. तो यहाँ पे एक वर्ड है प्रो. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब पुराना. ठीक है. कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस. कैरियो मतलब न्यूक्लियस. जो कैरियो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस. तो ऐसी सेल्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. प्रिमिटिव मीन्स पुराने किस्म का न्यूक्लियस है, पुराने किस्म का न्यूक्लियस है. ठीक है. अब ये क्या होता है पुराने किस्म का, देख लेना. अगर न्यूक्लियस की बात करें तो सेल ये स्ट्रक्चर है. सेल के बीच में स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी फंक्शनिंग है सेल की उसके लिए. ठीक. जैसे हमारे पास क्या है, ब्रेन है. ब्रेन क्या है, मतलब ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी एक्टिविटीज हम कर पा रहे हैं. आप पढ़ पा रहे हो, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. मैं टीच कर पा रहा हूँ. तो सारा फिर किसका, ब्रेन का है. ठीक है. ब्रेन इटसेल्फ किसका बना है, सेल का. सेल के अंदर देखोगे तो कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होगा, न्यूक्लियस. तो हमारे बॉडी का मेन सेंटर कौन है, ब्रेन. सेल का मेन सेंटर कौन है, न्यूक्लियस. ठीक है. अब न्यूक्लियस कब बोलेंगे, देखो आपको पता होगा डीएनए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे अंदर, है ना, बाल काले हैं या फिर किसी के बाल ब्राउन हैं, आइज ब्राउन है या फिर ब्लू आइज है या फिर ब्लैक आइज है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये केवल और केवल डिपेंड करता है इस पर,
डीएनए पे, जेनेटिक मटेरियल पे। अब डीएनए क्या होता है? कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड होता है। क्यों कवर्ड होता होगा सोचो। अगर आम भाषा में बात करें तो देखो ये कैसा दिख रहा है? धागे जैसा दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल धागे जैसा पतला होता है। अगर कवर ना होता तो कोई भी चीज इस पे अटैक कर सकती थी, कोई भी इसके साथ भिड़ सकता था, भिड़ जाता तो टूट जाता, टूट जाता तो खराब हो जाता। खराब हो जाता क्या बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ पाते, मतलब आई जो आईज का कलर देना था वो वाला सेगमेंट टूट के निकल गया, खराब हो गया, तो क्या कलर आ पाता? नहीं आ पाता। तो इसलिए इसको कवर्ड करके रखा जाता है मेनली, ठीक है, समझ आ रही बात? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को डीएनए और डीएनए की चारों तरफ कवरिंग को मिला के इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें क्या पुरानी किस्म का न्यूक्लियस है? पुरानी किस्म का मतलब इनका तो ये क्रोमोसोम होगा, सॉरी आपका डीएनए तो होगा इनका, इनका डीएनए तो है, लेकिन डीएनए की तरफ कोई क्या है? ट्रू कवरिंग नहीं है, केवल साइटोप्लाज्म। आपको पता होगा सेल के अंदर जो लिक्विड होता है कहलाता है साइटोप्लाज्म, कहलाता है साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो सेल का लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो डीएनए है इनका प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या होता है? उसकी चारों तरफ ट्रू कवरिंग नहीं होती है। ट्रू मतलब समझ रहे हो ना, मतलब सही वाली कवरिंग नहीं होती, बस झूठी कवरिंग मान लेते हैं। इसके चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ऐसा सोचो कि आप एक टैंकर में बैठे हुए हो, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो क्या लगेगा कि आपकी चारों तरफ पानी है? लगेगा नहीं लगेगा? ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ तो ऐसा प्रतीत होगा कि इसके चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इसके पास ट्रू कवरिंग क्या होती है? एब्सेंट। इसके पास ट्रू कवरिंग क्या होती है? ट्रू कवरिंग एब्सेंट, ठीक है, मतलब सच्ची वाली जो कवरिंग है वो एब्सेंट होती है। मींस अब जब कवरिंग ही नहीं है, क्या न्यूक्लियस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है, केवल उनके पास क्या होता है? उनका डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस किसे बोलेंगे? जब डीएनए कवर्ड होगा तब वो न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है। अगर डीएनए कवर्ड नहीं है तो उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, या फिर बोलेंगे फॉल्स न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? फॉल्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में क्या समझे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव फॉल्स न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस? फॉल्स न्यूक्लियस, झूठा न्यूक्लियस है, क्योंकि कवरिंग सच्ची वाली नहीं है। समझ आ गई बात? यूकैरियोटिक में बात करें तो इनका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इनका जो डीएनए होगा उसके चारों तरफ कवरिंग होगी अच्छी वाली, उसके चारों तरफ क्या होगी? कवरिंग होगी। देखो यहाँ कवरिंग दिख रही है, तो डीएनए कवर्ड होगा, तो यानी कि इसके पास क्या है? डीएनए कवर्ड है, तो कहलाएगा न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। तो पहला डिफरेंस आपको दिख गया, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, बट यूकैरियोटिक सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास होता है। बात क्लियर? इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? इसमें कोई भी ऑर्गेनेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑर्गेनेल मतलब स्मॉल ऑर्गन, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आरएनए ना, इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है सेल के अंदर। इस सेल के अंदर ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, इन सेल के अंदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं ना, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इसमें ईआर आपको दिखेगा, ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा और गोल्जी बॉडीज दिखेंगी ना। समझ आता है? मुझे पता है कि आपको आता है अच्छे से, आप फाउंडेशन क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता था वो समझने की कोशिश करेंगे। और रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो देखने के बाद आप यूकैरियोटिक सेल नेट पे सर्च करके देख लेंगे, क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। हाँ, याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक में कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। इसके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, बस एक होता है राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं?
यस, वेरी गुड। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। ठीक है, इसी राइबोसोम की मदद से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनेज आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखें। हालांकि बहुत सारे डिफरेंसेस है इसमें, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं इसमें। आपको मतलब जो भी बैक्टीरियाज हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनके पास मीसोसोम होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं उनके पास क्रोमेटोफोर होता है। डायग्राम याद होगा, जो बच्चे फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं, जैसे सगुन सिंह ना कर रखा है फाउंडेशन क्लास, और रिद्धिमा कर रही थी तो उसको भी याद होगा। तो ऐसे 2-4 बच्चे जो भी फाउंडेशन क्लास कर रहे थे उनको तो अच्छे से याद होगा डायग्राम बैक्टीरिया का। ठीक, चलो तो इसको आप साइड में जो ब्लैंक पेज है उस पर आप बना लेंगे और ये दोनों पॉइंट राइट कर लेंगे। ठीक है, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है समझना। तो मेरा कोई राइबोसोम यहाँ होगा, इनके पास राइबोसोम होगा, और भी सारे आप लोग बॉडी हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे सारे ऑर्गेनेज पाए जाते हैं। ठीक, अब सारी ऑर्गेनेज की डिस्कशन हम लोग सेल वाले चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 8 में। क्लियर होगी बात? तो इसको आप राइट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक डिस्कशन किया हमने फिर जो भी सेल्स के टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोटोजोन की तरफ चलते हैं। देखो, मैंने आपको किंगडम्स पढ़ा रखे हैं, 5 किंगडम होते हैं। फाउंडेशन की लेक्चर्स में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? हाँ बताओ, किसने दिया था? हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, जो भी है साइंटिस्ट करें, नीचे आप राइट करके विद ईयर, जिसको भी याद होगा। ठीक है, राइट कर दिया। चलो, अब देखो जो किंगडम्स हमने पढ़े थे वो हमने पढ़ रखे हैं 5। मोनेरा, के फॉर किंगडम, पी फॉर प्रोटिस्टा, बोलते जाओ। फिर फंजाई, प्लांटी, फिर एनिमलिया। ये सारे किंगडम्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं ना। अब मोनेरा के अंदर पढ़ा जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 16 मेंबर है। ठीक है, बैक्टीरिया ही है मेन मेंबर जो है, केवल और केवल। उसके अलावा बात करें प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा की अब चर्चा यहाँ पे करेंगे। और प्रोटिस्टा में आप देखोगे, प्रोटिस्टा के अंदर ही इन प्रोटोजोन्स को पढ़ा जाता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप जो उधर वाला पेज है उस साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, देखो प्रोटिस्टा जो है, अगर याद हो तो बताइएगा। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन जब किया गया तो बताओ कि कौन कौन सी क्लासेस हैं प्रोटिस्टा में? हाँ, कुछ लोगों को पता है, वेरी गुड। क्राइसोफाइटा, याद कर ले जिसको नहीं याद है। आप लोग जब 7th क्लास में इसको आपको 7th में पढ़ाया गया था, इधर छुट्टियों में जब लाइव क्लासेस चल रही थी तो उसमें भी पढ़ाया गया था ना प्रोटिस्टा के बारे में। तो उसको याद करिएगा। और 7th क्लास में जब मैं बता रहा हूँ, जो आपके एक 1 ईयर सीनियर्स हैं, जब वो 7th में थे तो उनको ये नेम्स याद थे। और उसमें नेम बताओ तो फिर स्पेशली सृष्टि को याद था, अंजलि को याद था, कुछ आंसी को भी याद था, आयुष साहू को भी थोड़ा बहुत याद था, और आदित्य भैया है उनको भी थोड़ा बहुत, मतलब 3-4 आते थे, एक आध बोलते थे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा उनसे आप और बेहतर बन सके। ठीक है, इन सारे नेम्स को आराम से याद कर। तो क्राइसोफाइटा सारी बोलते चलिए। क्राइसोफाइटा, डिनोफ्लैजिलेट, अगला है यूबिलिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, और सबसे लास्ट है प्रोटोजोन। ठीक, क्राइसोफाइटा, डिनोफ्लैजिलेट, यूबिलिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। ठीक है, तो ये सारे नेम हैं किसके? प्रोटिस्टा के फर्दर सब क्लासेस के, जो भी
प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा जाता है सब क्लासेस में, तो इन्हीं सबको पढ़ा जाता है। देखो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्रोटोजोन्स लिखा है, तो यहाँ पे ये मतलब प्रोटोजोन्स भी इसके अंदर पढ़े जाते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो आइसोफाइटा, डिनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइमोइड्स के बारे में अच्छे से हम लोगों ने ना जितना भी हमें पढ़ना था अपने लेवल पे पढ़ रखा है। आइसोफाइटा में कौन था, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड और डायटम्स ना। डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी होती थी, सिलिका की बनी होती थी। सोप बॉक्स जैसे थे, जब भी बढ़ते थे तो क्या होता था, ओशन के अंदर डिपॉजिट हो जाते थे ना। और सिलिका क्या हो जाता है, इनडिस्ट्रक्टेबल रहता है, मतलब खत्म नहीं होता है, डिपोजिशन बना रहता है, जैसे जैसे मरते जाते डिपोजिशन बनता चला जाता है। जब उसको साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको यूजेस में लाते हैं ना, जैसे पॉलिशिंग में ना, फिल्ट्रेशन में ना, ऐसे तरह तरह की चीज़ें हैं चीज़ों में, और उन चीज़ों का यूज़ किया जो भी डिपॉजिट था उसको क्या बोलते थे, कीसल बोलते हैं ना। और डिनोफ्लेजेलेट की बात करें, इनके पास दो फ्लैजला होता था, एक ट्रांसवर्स होता था और एक क्या होता था, हॉरिजॉन्टल फ्लैजला होता था ना। इसके अलावा इसमें क्या गोनियोलेक्स था जो कि रेड टाइड कॉज करता था ना। और इनके जो मेंबर्स हैं डिनोफ्लेजेलेट के, उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, बायोल्यूमिनेंस की। वेरी गुड, कैसी प्रॉपर्टी होती थी, बायोल्यूमिनेंस की, ठीक है। जैसे नॉक्टिल्यूका, उसके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी, मतलब वो चमकता है, जैसे जुगनू होता ना, हाँ फायरफ्लाई, हाँ वैसे ही चमकता है, ठीक। इसके अलावा कुछ डिनोफ्लेजेलेट्स होते हैं, क्या करती हैं, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसका नाम होता है सेसिटॉक्सिन। सेसिटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, सेसिटॉक्सिन, ठीक है, सिक्रीट करते हैं। जो मछलियाँ इन डायटम्स को खाती हैं उनके अंदर ये सिक्रीशन होता है, कौन सा, सेसिटॉक्सिन। सेसिटॉक्सिन जो है मछलियों के अंदर तो बना रहता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन जब वही चीज़ इंसानों के अंदर आता है या किसी हायर एनिमल के अंदर जाता है तो उनके अंदर पैरालिसिस कॉज कर देता है। पैरालिसिस मतलब लकवा कॉज, लकवा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यूग्लिनॉइड पे है, तो यूग्लिना, इसमें यूग्लिना पढ़ा जाता है। यूग्लिना क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, मतलब यूग्लिना ऐसा एनिमल है जो लाइट रहेगी तो सनलाइट की प्रेजेंस से अपना फूड बना लेगा, लेकिन लाइट नहीं होगी तो दूसरे एनिमल को कैप्चर करके खा लेगा, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड की बात की, यूग्लिना को सुना है तो ऐसे देखिए आपको, तो यूग्लिनॉइड की बात की, ये आई स्पॉट होता था इसके पास। यूग्लिनॉइड कनेक्टिंग लिंक, यूग्लिनॉइड का मेंबर कौन है, यूग्लिना। यूग्लिना और यूग्लिना क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्लाइम मॉल्ड पे आए, तो स्लाइम मॉल्ड क्या होता है, वॉललेस ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके पास वॉल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसके स्पोर में क्या होती है, ट्रू वॉल्स पाई जाती है। इसके स्पोर्स में ट्रू वॉल्स पाई जाती है। इसके अलावा जो स्लाइम वॉल्स है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो आराम से बना है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये डिवाइड होके फैल जाते हैं पूरा, ठीक है। फैल के मतलब बोले तो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। फ्रूटिंग बॉडीज से फर्दर क्या होता है, स्पोर निकलता है, ऐसे समझो। यूग्लिना क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और उन फ्रूटिंग बॉडी से आपको पता होगा स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स जैसे सीड होता है, सीड के पास एबिलिटी है नया प्लांट जनरेट करने की, तो ये क्या छोटे मोटे हैं ना, बहुत लोअर किस्म के हैं ऑर्गेनिज्म, तो इनके पास सीड नहीं होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक, सीड के तरीके तो स्पोर्स रहता है। तो जो स्लाइम मॉल्ड है अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाएगा, और किसकी मदद से, उसमें फ्रूटिंग बॉडी लगेगी और उसमें स्पोर बनेगा, ठीक है। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। सो स्लाइम मॉल्ड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज प्लाज्मोडियम। स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, वो स्पोर हवा की वजह से डिस्पर्स होंगे, ठीक है, डिस्पर्स होकर कहीं और जाके गिरेंगे और फिर से वहाँ पे नया स्लाइम मॉल्ड उठ जाएगा,
बात क्लियर हुई? तो स्पोर्स का डिस्पर्जल किससे हुआ? एयर से, हवा से हुआ। ठीक, इनके पास वॉल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इनके स्पोर में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, स्पोर में पाई जाती है लेकिन खुद उनके अंदर नहीं पाई जाती। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो अभी 3-4 पॉइंट बोला स्लैग बॉन्ड्स में, बहुत ज़्यादा नीट में ही पूछा जाता है। ठीक, प्रोटोजोन्स के अंदर आए और प्रोटोजोन्स को हम अच्छे से देखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप इधर के साइड में जहाँ भी अभी बनाया होगा आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसके नीचे आप इसको राइट करें। ठीक, तो प्रोटोजोन्स की तरफ बढ़ते हैं और प्रोटोजोन के बारे में। ठीक, इसको जल्दी से राइट कर लें। चलिए अब प्रोटोजोन्स पे आते हैं। तो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोन को जो देखा था वो देखा था लेवेनहॉफ ने। लेवेनहॉफ का नाम को आपने सुन ही रखा होगा, एंटोन लेवेनहॉफ। ठीक है, तो लेवेनहॉफ ने सबसे पहले किसको देखा था? प्रोटोजोन्स को। लेवेनहॉफ वाज द फर्स्ट पर्सन who seen the protein। तो लेवेनहॉफ ने सबसे पहले प्रोटोजोन्स को देखा था। तो अगर पूछा जाए कि इसने डिस्कवर किया तो बोल सकते हैं लेवेनहॉफ का नाम ले सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोन्स किसने बोला? कभी कभी नाम प्रोटोजोआ भी बोलते हैं, NS हटा देते हैं तो प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोन्स किसने बोला था, मतलब टर्म प्रोटोजोन किसने दिया था? तो लिख लेंगे टर्म प्रोटोजोआ, जोआ में लिख रहा हूँ, प्रोटोजोन्स कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय, इसको दिया था जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस्ली। जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस्ली, और कब दिया था? 1818 में, 1818 में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ टर्म जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस्ट ने दिया था कब? 1818 में। बहुत इजी है, डेट याद रखना। डेट कैसे याद रखते हो? ठीक है, 1 तो समझ में आता है, आप 19 लिखो, 18 लिखो, 15 लिखो, 1 जाएगा। P लिखा ना, P, इसको से ऐसा राउंड कर दो, क्या हो जाएगा? 8, अब 18 आ गया, फिर से 18 लिखना है, ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो जॉर्ज अगस्ट गोल्डफस्ट ने 1818 में डिस्कवर किया था इसको, प्रोटोजोन्स को। क्लियर हो रही बात? तो ये डिस्कवरी की बात थी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे आते हैं और उसको समझते हैं। तो प्रोटोजोन्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो एक चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखा है कि मोनिरस जो है वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी जितने भी किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक है। तो मोनिरस प्रोकैरियोटिक एंड ऑल अदर किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटिस्टा इटसेल्फ ग्रुप है यूकैरियोटिक का। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके पास यूकैरियोटिक सेल थी। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस था। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स भी क्या होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। लिख लेंगे पहले इसका मतलब लिख लो, प्रोटोजोन्स का मतलब लिख लो। देखो, प्रोटो मतलब होता है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब समझ गया होगा? जैसे प्रोकैरियोट में प्रो और प्रोटो, देखो प्रो और प्रोटो देखो सेम ही चीज है, पीओ हटा दो तो प्रो हो जाएगा। ठीक है, प्रो और प्रोटो दोनों का मतलब क्या? प्रिमिटिव मतलब पुराने किस्म का। और ये देखो इसमें क्या है? ZOA, अगर हम प्रोटोजोआ बोले, ठीक है, तो ZOA बचेगा, NS हट जाएगा। ठीक है, तो चाहे प्रोटोजोन्स लिखा हो चाहे प्रोटोजोआ लिखा हो, ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ बचा क्या? जोआ या फिर लिख लो जो। ठीक, तो प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोआ मतलब एनिमल्स। जोन मीन्स एनिमल। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स मतलब ऐसे एनिमल जो बहुत पुराने किस्म के हैं। बहुत पुराने किस्म के मतलब बहुत पुराने मतलब हम भी उन्हीं से बने होंगे।
हम भी उन्हीं से बने होंगे, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हुए, हाँ एंसेस्टर, पूर्वज हुए, ठीक है, एंसेस्टर हुए। तो प्रोटोजोन्स आर द एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो पूछा जाए आपसे, बताओ हमारा एंसेस्टर कौन है, तो क्या बोलोगे, एनिमल्स बोला है, हम एनिमल्स के अंदर ही तो आते हैं। हमारा एंसेस्टर कौन है, प्रोटोजोन्स, ठीक। चलो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रोटोजोन्स हैव यूकैरियोटिक सेल। अगर इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है तो ये कैसे किस्म के होंगे, यूकैरियोट, तो लिख सकते हैं प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपकी बुक में ये वर्ड दिया यूकैरियोटिक, तो मैंने समझा दिया आपको, ठीक। तो प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो मोनेरा समझ में आ गया, प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर किसको रखा गया, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में कौन, जिसके पास एक सेल हो, जिसके पास एक सेल हो। देखो सेल के बेसिस पे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब सेल के नंबर के बेसिस पे भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी जिंदगी एक सेल के साथ बिताते हैं वो कहलाएंगे यूनिसेलुलर। सेलुलर मतलब वही सेल और सेलुलर, लुलर ऐड कर दिया गया, ठीक है। यूनि मींस वन और सेलुलर सेल, जिसके पास एक सेल से पूरी जिंदगी चले तो हो जाएगा यूनिसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन वन सेल्स तो कहलाएंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर हुई? तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रखा गया है। तो बताओ प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन आता है, यूकैरियोटिक तो लिख दिया, ये कैसे होते होंगे, यस यूनिसेलुलर। तो पहला ये लिख लिया, अगला लिखेंगे प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोटोजोन्स के पास केवल और केवल एक ही सेल होता है। बात क्लियर हुई? सो अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हैबिटेट की बात आती है, मींस किस हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। तो देखो मेनली जो प्रोटोजोन्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मींस पानी में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको सॉइल्स में देखने को मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट। ज़्यादातर प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट समझ में आता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनसे नरिशमेंट भी डिराइव करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो लिखते हैं यहाँ पे हैबिटेट की बात कर लें। हैबिटेट कैसा है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, as well as in soil, as well as found in soil, ठीक है। इसके अलावा ये लिख लिया, अगला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। सॉइल के अलावा ये भी लिख लो, इसे लिख लो, एंड मोस्ट ऑफ इट्स members are पैरासाइट। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसके ज्यादातर मेंबर कैसे होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट समझ में आता है, पैरासाइट मतलब क्या होता है, सिंपल सा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और उनसे नरिशमेंट डिराइव करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं उन्हें होस्ट कहते हैं, और जो होस्ट के ऊपर रहने आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट। Parasites are the organism which lives on the host and derive their nutrition, ठीक।
तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको जानने थे प्रोटोजोन्स के बारे में ये मैंने बता दिया। ठीक, इसके अलावा क्या है, फर्दर सब क्लासेस बनाई गई हैं प्रोटोजोन्स की, उन क्लासेस को हम देखेंगे और कुछ पैरासाइट्स के नेम देखेंगे और उनसे होने वाली डिसीजेस के नेम्स जानेंगे। ठीक।